जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 26 कैफ 4 का हमारा। और आज हम प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? चैप्टर 7 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1। जी, हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो बताएं शाबाश, हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट? प्रोमिसर कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेटली जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं वही कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगी। अच्छा, इनके अलावा भी कोई कर सकता है? यस, कौन कौन? एजेंट और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इन केस ऑफ डिसीज के केस में, यानी डेथ के केस में, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इनके अलावा कोई और पार्टी परफॉर्म कर सकती है? कौन सी होगी वो? हाँ, थर्ड पार्टी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकती है। थर्ड पार्टी के लिए क्या रूल था? शाबाश, थर्ड पार्टी पर परफॉर्मेंस देती है और प्रोमिसी इसको एक्सेप्ट करता है। तो बताएं, पूरा रूल बताएं। वो जो ओरिजिनल प्रोमिसी था, ओरिजिनल वो भी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। शाबाश, अगर वो एक्सेप्ट करता, अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो शाबाश। मुझे ये बताएं, सिंगल प्रोमिसर के केस में वो पर्सन खुद करेगा, उसका एजेंट कर सकता है, या फिर उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव? इसकी कोई एक्सेप्शन भी है? वो एक्सेप्शन भी बता दें। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल स्किल्स हो या कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन हो कि यही स्पेसिफिक पर्सन ने इसको परफॉर्म करना है, तो इनके अलावा कोई भी बंदा परफॉर्म नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अच्छा, क्या उसका एजेंट भी नहीं कर सकता? क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं कर सकते? नहीं कर सकता, सिर्फ वो प्रोमिसर खुद करेगा उस सूरत में। शाबाश। अच्छा, मुझे आप जॉइंट प्रॉमिस बताएं। सबसे पहले जॉइंट प्रॉमिस का रूल। जॉइंट प्रॉमिस किसे कहते हैं? शाबाश। प्रोमिसर कितने होने चाहिए? एक से। प्रोमिसी कितने होने चाहिए? एक भी हो सकता है। और हाँ, एक साइड पे दो बंदे होने चाहिए एटलीस्ट, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। एक साइड पे दो बंदे, वो दो बंदे मिलके किसी के साथ, वो चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम इसको कहते हैं ये क्या है? जॉइंट प्रॉमिस। जॉइंट प्रॉमिस है ये। अगर प्रोमिसर है तो जॉइंट प्रोमिसर, अगर प्रोमिसी की तादाद ज्यादा है तो जॉइंट प्रोमिसीज, जॉइंट प्रोमिसी। ठीक है, ये जॉइंट प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट है। अगर इसमें दो लोग नहीं है तो मैं इसको जॉइंट नहीं कह सकता। अच्छा, अगर ये बंदे, अगर एक एक बंदा है, वो कोई दो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपस में, तो दो एग्रीमेंट करते हैं, तो क्या मैं इसको जॉइंट बोल सकता हूं? क्यों नहीं? हाँ, सिंगल सिंगल बंदा है तो सिंगल सिंगल कॉन्ट्रैक्ट को ही हम लेंगे ना, इसको लेके चलेंगे। शाबाश। ओके, क्या रूल्स थे इसके? शाबाश। लायबिलिटी इनकी क्या होगी? जॉइंट एंड सेवरल। जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी का मतलब क्या था? शाबाश, किसी एक से भी पैसे रिकवर करवा सकते हैं और सारों से भी मिलके भी पैसे रिकवर करवा सकते हैं। ओके। अच्छा, ये जॉइंट प्रॉमिसी के की लाइन में आखिरी लिखा हुआ था अनलेस या इन द कॉन्ट्रेरी ऑफ, इसका क्या मतलब है? स्टेटेड अदरवाइज। हाँ, वैसे जनरल रूल यही है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक होगा। यानी इसका मतलब यह है कि एक तो रूल है जनरल रूल, एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट को प्रायोरिटी हासिल है। ठीक है, क्योंकि दोनों पार्टीज उसमें एग्री कर रही है ना। तो जब पार्टीज को कोई प्रॉब्लम नहीं तो लॉ कहता है हमें क्या प्रॉब्लम है। जी, लायबिलिटी इन केस ऑफ डिफॉल्ट भी बता दें। ठीक है, शेयर द लॉस इक्वली। अच्छा, यहां पे एक आपका सवाल था कि सर डिफॉल्ट की सूरत में, अब जैसे यहां पे एक्सेस अमाउंट अगर कोई पे करता है जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी में, अगर एक्सेस अमाउंट पे करता है तो बताएं क्या दूसरे प्रोमिसर इससे वो रिकवर करवा सकते हैं? यस, दूसरे प्रोमिसर से वो बंदा रिकवर करवा सकता है। इधर बताएं शाबाश, क्यों नहीं? इधर बताएं शाबाश। डिफॉल्ट का केस है, डिफॉल्ट के केस में क्या उस बंदे से बाकी प्रोमिसर पैसे रिकवर करवा सकते हैं? ए डिफॉल्ट हो गया। जब ये डिफॉल्ट करता है तो इसने तो अब ये लायबिलिटी इसकी डिस्चार्ज होगी ना।
बी और सी क्या करेंगे, इसका शेयर आपस में इक्वली शेयर करेंगे, यानी अपना 1000 तो पे करेंगे ही करेंगे। शाबाश। अब क्या बी और सी इससे 500 रिकवर करवा सकते हैं? इसका जो आंसर है, जवाब है नो। क्यों नहीं? हाँ, जब कि कोर्ट ने इसको डिफॉल्ट कंसीडर किया है, डिफॉल्ट ही इसको डिक्लेयर कर दिया, तो अब कोई भी इससे पैसा नहीं ले सकता। बताइए, ये तो बहुत अच्छी बात होगी फिर, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। ये तो फिर मैं लोन 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 ले लूंगा और कोर्ट के पास जाऊंगा और कहूंगा कि भाई आप बता दो इन सारों को ये डिफॉल्ट कर चुका है, अब मैं मेरी लायबिलिटी नहीं होगी। नहीं, डिफॉल्ट के केस में आप इसके बाद कभी भी कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, वो याद है आपको, वो लिखा हुआ था डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, पर्सन ये वो है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है, ये वो लोग होते हैं। ओके, नेक्स्ट इसका रूल था लायबिलिटी अपॉन डेथ। जी, डेथ के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव शाबाश लायबल होंगे किस अमाउंट तक, किस हद तक? शाबाश। लायबिलिटी आफ्टर रिलीजिंग ए जॉइंट प्रोमिसर, शाबाश। लायबिलिटी बी और सी की खत्म हो जाएगी या उनकी लायबिलिटी स्टिल रहेगी? हाँ, स्टिल उनकी लायबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन चूंकि जिस पार्टी को हमने रिलीज किया है, क्या वो हमेशा के लिए रिलीज हो गया? नो 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 नो, उसके बताएं शाबाश, बाकी जो कॉन्ट्रीब्यूटरीज हैं वो इससे रिकवर करवा सकते हैं? यस, रिकवर करवा सकते हैं। जी, चीट शीट में कोई प्रॉब्लम? अटेम्प्ट किया ना? नहीं ना? जी, चलें प्रैक्टिस करते हैं इसको। इसमें तो आप हाथ रखें ना। ओ यस नो नजर आ रहा है, तो यस नो में ही तो, यस नो में ही तो पूरा जवाब होता है। चलें, याद तो नहीं कर लिए साथ वाले? अच्छा, ओके। 3 people jointly borrowed money, है? Jointly borrowed money. Can creditor sue only one? आगे क्या लिखेंगे? Yes, all these है वो joint and several liability, उनकी joint liability भी है प्लस several भी है ना। One joint promisor is a minor who misrepresented age. Is minor liable? बताइए, ये इस चैप्टर का सवाल है क्या? लेकिन अब जॉइंट प्रोमिसर का है तो आप फौरन समझ, हाँ ये तो जॉइंट प्रोमिसर है, ये तो चैप्टर 7 का सवाल होगा। जॉइंट प्रोमिसर में तो सारे जॉइंट प्रोमिसर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होते हैं। यस, प्रोमिसर इज लायबल, लेकिन देखें तो सही ना, प्रोमिसर कौन है? वन जॉइंट प्रोमिसर। यस, अगर एडल्ट होगा तो एडल्ट लायबल होगा, उसने सिर्फ माइनर का पूछा हुआ है, एडल्ट जरूर लायबल होगा। अब आप देख रहे हैं कि एक ही सिनेरियो में मल्टीपल चैप्टर्स टेस्ट कर रहे हैं वो। One giant borrower paid half and asked creditor to recover rest from other. Can creditor refuse? सर लिखा हुआ है, एक जाइंट बोरोअर है यानी जाइंट प्रोमिसर है, उसने पे किया है हाफ अमाउंट और कहता है कि बाकी मैं नहीं कर रहा, बाकी दूसरों से ले लो। अब वो क्रेडिटर रिफ्यूज कर सकता है कि नहीं भाई, मैंने तो तेरे से ही पैसे लेने हैं। क्यों, कैसे? यस, इनकी लायबिलिटी क्या होती है? सेवरल लायबिलिटी, अनलिमिटेड अमाउंट के लिए लायबल है। शाबाश। क्रेडिटर रिलीज वन बोरोअर, कैन ही रिकवर फुल अमाउंट फ्रॉम अदर? अ सेलर डाइज बिफोर डिलीवरिंग गुड्स नॉट रिक्वायरिंग पर्सनल स्किल, इज कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज्ड? फिर क्या होगा? एजेंट नहीं, एजेंट भी एजेंट नहीं, एजेंट उसकी मौजूदगी में करते हैं। ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव का केस है। अ सिंगर वाज हॉस्पिटलाइज्ड, बेचारा, एंड कुड नॉट परफॉर्म आफ्टर टेकिंग एडवांस लेके हॉस्पिटलाइज्ड, इज ही लायबल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस? A singer was hospitalized and could not perform after taking advance.
Is he liable for loss of profit? क्यों नहीं? आप तो एडवांस देख रहे हो, मैं तो कुछ और देख रहा हूं, मैं तो कुछ और देख रहा हूं। कौन है? बताएं साहब। हाँ, पर्सनल स्किल्स है। अब बताएं शाबाश, अब बताएं शाबाश। पर्सनल स्किल का काम है, किसी और से करवा सकते हैं? नो। बताएं शाबाश। पर्सनल स्किल्स का कॉन्ट्रैक्ट था, अब वो नहीं आया तो लायबल होगा ना? लायबल तो होगा ना फिर। सिर्फ एडवांस के लिए होगा, यानी उसमें जो हमें प्रॉफिट मिलना था और रिसीव होना था या जो अर्न करना था हमने, अब वो नहीं कर सके उसकी वजह से, तो उसके लिए लायबल नहीं होगा ये। मेरा ख्याल है होना चाहिए। हाँ, वो नहीं लिखा हुआ ना, वो नहीं लिखा। ओके। क्रेडिटर रिलीजेस वन बोरोअर, डज हिज इंटरनल लायबिलिटी आल्सो एंड? नो, इंटरनल लायबिलिटी इसकी फिर भी होगी। हाँ, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्रेडिटर, सॉरी, वन जॉइंट प्रॉमिस सूड अलोन फॉर रिकवरी, विल ही सक्सीड? यस, क्योंकि उसकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। ऑल जॉइंट बोरोअर्स डाई बिफोर ड्यू डेट, कैन क्रेडिटर रिकवर? क्या उनकी कब्रों पे जाके? अच्छा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव से। कितने अमाउंट? शाबाश। डेटर पेड फुल अमाउंट टू वन जॉइंट प्रोमिसी विदाउट कंसेंट ऑफ अदर, इज डेटर डिस्चार्ज्ड? नहीं। फिर हाँ, जब पैसे देने हो तो, जब पैसे देने हो तो हम सारों को बिठाएंगे। नो, पेमेंट मस्ट बी मेड टू ऑल जॉइंटली। डेटर पे करने को आया, एक बंदा मिला, बाकी नहीं थे, उसने कहा मुझे दो ना, मुझे दो, मैं भी तो हूं, मेरे से पैसे लिए, उसको हमने दे दिए, निकल गया तो भाई। बाकी लोग आए, पैसे, हमने कहा आपके दोस्त को दिए थे, आपके बाकी जो जॉइंट प्रॉमिसी था उसको दिए। कौन सा रूल नहीं पढ़ा आपने? जॉइंट प्रॉमिसी के केस में नहीं, वो जॉइंट प्रॉमिसर के केस में होता है। यानी जब लेने की बारी होना तो किसी से भी ले सकते हैं, जब पैसे पे करने हो तो जिससे पैसे लिए हैं सारों को बिठाएंगे। और ये जो है वो अगेन उसमें होगा, पार्टनरशिप में पड़ेगी ये वाला रूल। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। देखिए, हमें क्या पता कि किसने कितने पैसे दिए, वो तो इनका इंटरनल मामला है ना, वो हमें थोड़ी ये कहेगा ये मेरा हिस्सा रख लो, ये फलां का हिस्सा रख लो। नहीं, हमें पैसे से कर्ज है। अगर एक को दिए हुए, फिर आपको उसने बता भी दिया कि कितनी कंट्रीब्यूशन है, फिर भी लॉ के रूलिंग प्रिवेल करेगी, और वो यही है कि तीनों पार्टनर्स होने चाहिए, अगर तीन है तो। ठीक है, तीनों प्रोमिसेस होने चाहिए, तीनों प्रोमिसेस। अगर तीनों में से कोई एक भी मिसिंग है तो नहीं होगा। अगर आपने पैसे दे दिए तो आपको दोबारा भी पे करने पड़ेंगे, पढ़ सकते हैं। यहां तक कोई सवाल? कोई सवाल नहीं, यहां तक सब अच्छा है। ठीक हो गया, शाबाश। नेक्स्ट, अब टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। टाइम ऑफ परफॉर्मेंस का क्या मतलब है? हाँ, परफॉर्मेंस किस वक्त देनी है। प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, टाइम तो ठीक है, किस जगह पे? क्या जगह भी इंपॉर्टेंट है, टाइम भी इंपॉर्टेंट है। याद है मैंने आपको एग्जांपल दी थी, वो एक शख्स कह रहे थे मेरे पैसे आपने नहीं दिए। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि टाइम इसमें इंपॉर्टेंट है, इन टाइप में इंपॉर्टेंट है। और प्लेस भी, कहां पे आप कर रहे हो, आप डिलीवर कहां पे कर रहे हो, हम है कहां पे कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था
तो इसके भी हम उसको रूल पढ़ेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉर्मली बी परफॉर्म्ड एट, तो ये नॉर्मली क्यों लिखा हुआ है? हाँ, इसका मतलब यह है कि एक्सेप्शन भी हो सके। एक्सेप्शन में क्या लिखा होगा कि एग्रीड टाइम पीरियड पे वो परफॉर्म नहीं कर रहा, शायद कोई डेविएटेड टाइम है, डिफरेंट टाइम में कर रहा है, और ये टाइम का रूल तो हम पढ़ चुके हैं कि फिर क्या करें, रीजनेबल टाइम में। इधर देखेंगे, हाँ इधर देखेंगे, इफ नो टाइम इज मेंशन्ड, यानी फिर वही बात, टाइम का मसला, टाइम स्पेसिफाइड, तो फिर स्पेसिफाइड टाइम में आपने इसको परफॉर्म करना है, सही है ना। नॉट स्पेसिफाइड तो रीजनेबल नहीं, अब रूल है डिफरेंट। अब यह है कि अगर टाइम जरूरी था, टाइम इज एसेंस, दूसरा रूल क्या होगा, टाइम इज नॉट एसेंस। एग्जाम्पल वही होंगी हमारी, एग्जाम्पल चेंज नहीं होगी, वो भी देखेंगे, लेकिन ये कॉन्सिक्वेंसेस में। सबसे पहले रीजनेबल टाइम देखें, द फॉलोइंग रूल अप्लाई। रीजनेबल टाइम, इफ नो टाइम इज मेंशन्ड द प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म्ड विद इन अ रीजनेबल टाइम। व्हाट इज रीजनेबल टाइम? व्हाट इज रीजनेबल टाइम? शाबाश, क्या मैंने पहले कोई रीजनेबल टाइम बताया आपको कि कितने दिन हो गए, कितने वीक, कितने महीने? नहीं, ये डिपेंड करता है किस पे, सिचुएशन पे। मुझे एग्जांपल दे दें कैसे टाइम सिचुएशन पे डिपेंडेंट है। केक वाली एग्जांपल थी, शाबाश, केक वाली एग्जांपल क्या थी? अगले दिन सुबह कह के भाई मैं इधर से गुजरना था तो मैंने सोचा चलो आपको डिलीवर कर दूंगा सुबह ही, तो क्या यहां पे टाइम जरूरी था? ये क्या रीजनेबल टाइम है उसका? नो, ये रीजनेबल टाइम नहीं है, ये रीजनेबल टाइम नहीं है। अच्छा, कुछ चीजें ऐसे होती हैं जिसमें आप टाइम के ज्यादा पाबंद होते हैं, टाइम के ज्यादा पाबंद होते हैं, ऐसे है कि नहीं? और कुछ में आप जगह के भी ज्यादा पाबंद होते हैं। तो प्लेस का हम बाद में पढ़ेंगे, अभी टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। दूसरी कोई एग्जांपल पे, एक दो एग्जांपल मैं भी देता हूं, दूसरी कोई एग्जांपल देने शाबाश। हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था किसी से 10 डेट्स की लास्ट थी और हमने राउंड क्लियर मंगवाया, लेकिन उन्होंने 10 के बाद डिलीवर किया। हाँ, उन्होंने 10 के बाद डिलीवर किया, लेकिन हमारी कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट डेट 10 थी, हमने 10 को सप्लाई करना है। हमने आगे अगली चीज जो है वो 10 को सप्लाई करनी थी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये भी एग्जांपल है, क्योंकि यहां पे क्या है, अब ये टाइम जरूरी है। अगर वो टाइम पे नहीं आता तो हम अपना कॉन्ट्रैक्ट भी जो दूसरा हमने किया हुआ है उसको भी फुलफिल नहीं कर सकते। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और बिरयानी वाली एग्जांपल भी थी, चलें एक और एग्जांपल भी आप ऐड कर सकते हैं। जितनी भी पेरिशेबल गुड्स होती हैं, पेरिशेबल गुड्स होती हैं, इसमें टाइम जो है वो उसकी अहमियत ज़्यादा होती है। यह आपने टाइमली काम करना होता है। क्यों? या तो वो आपकी चीज़ खराब हो जाएगी, या फिर वो जो उसका ऑब्जेक्टिव होगा वो पूरा नहीं होगा। आइसक्रीम आपने ऑर्डर की है, 6 दिन बाद आपकी आइसक्रीम आएगी जी, 6 दिन बाद, ठीक है, कोई मसला तो नहीं? क्या मसला इसमें? जो उस टाइम खाने का दिल कर रहा था शायद 6 दिन बाद। हाँ, दिल 6 दिन बाद नहीं करेगा ना, ये एग्जाम्पल है। नहीं 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 नहीं, 6 दिन में आइसक्रीम का क्या, शायद वो फिर लिक्विड, शायद वो लिक्विड जो है वो इवेपोरेट हो जाए फिर। डिलीवरी उन्होंने उसी दिन बना के की हो ना 6 दिन बाद। इस तरह की उसने जो है वो फेवरेबल उसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट किया हो, 6 दिन उसने जो है उसको डीप फ्रीजर में रखा हो और 6 दिन बाद मुझे डिलीवर करे, हाँ बिल्कुल कर सकता है। लेकिन अगर ये इसकी जगह, अगर आइसक्रीम की जगह आपके शूज होते तो अगर उस दिन हमें शूज की जरूरत हो फिर वो 6 दिन बाद। नहीं, ऐसे कोई सिनेरियो में मैंने सिनेरियो क्रिएट ही नहीं किया, बस सिंपल ये 6 दिन बाद आ जाए तो अब आपको पता है 6 दिन बाद हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि वो चीज़ खराब नहीं होगी। हाँ, अगर आप इसको किसी ओकेजन से रिलेट करते हैं तो ओकेजन जो है वो स्पेसिफिक चीज़ होनी चाहिए, तो वो ओकेजन से पहले पहले पहुंचनी चाहिए। ओके, फिर से बताएं शाबाश। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में क्या टाइम एग्री होता है? तो एग्रीड टाइम पीरियड में आना चाहिए ना चीज। अगर कोई टाइम पीरियड एग्रीड नहीं है तो रीजनेबल टाइम। अब रीजनेबल टाइम को आगे वो एक्सप्लेन करता है। रीजनेबल टाइम जो है वो बिजनेस आवर्स है।
If performance is to be made on a specific day, it should be done during usual business hours. Usual business hour. तो यहां पे टाइम ऑफ परफॉर्मेंस में दो चीजें आती हैं, एक तो टाइम प्लस डे भी स्पेसिफिक टाइम में आएगा, ये दो चीजें आएंगी. अब केस स्टडी में स्टूडेंट टाइम तो देख लेते हैं कि टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन डे वो चेंज करता है, तो फिर उसमें प्रॉब्लम करते हैं वो, और वो कहते हैं चलो कोई मसला नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है बिजनेस आवर में कर रहे हैं. नहीं, बिजनेस आवर में करेंगे, डे भी सेम होना चाहिए, स्पेसिफिक डे. और अगर आप डे भी चेंज कर रहे हो तो फिर आप ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो. तो डेट में बताएं शाबाश, दो चीज आती हैं, क्या कौन कौन सी? स्पेसिफिक डे भी और स्पेसिफिक टाइम भी. व्हाट इफ प्रॉमिसर फेल टू डिलीवर, क्या होगा फिर? हाँ, कॉन्सिक्वेंसेज डिपेंड ऑन वेदर टाइम इज एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट. अब देखेंगे कि क्या टाइम एसेंशियल टू कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं. अगर है तो फिर क्या रूल्स होंगे, और अगर नहीं है तो क्या रूल्स है. सबसे पहले कौन सा डिस्कस करें? इफ टाइम इज एसेंस, टाइम जरूरी था, दिस मीन डिलीवरी ऑन द एग्रीड डेट. डेट क्यों? टाइम. हाँ, डे और टाइम दोनों चीजें इसमें आ जाएंगी. इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एग्रीड डेट को अंडरलाइन करके आपने लिखा होगा, डे प्लस टाइम is very important. If delivery is not made on time, the promisee get stronger rights. कौन कौन से हैं? एक तो आपको पता है सबसे पहला, शाबाश, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल. वॉइडेबल के साथ दूसरा बताएं, रिसेंड कर सकता है. रिसेंड का मतलब क्या होता है? और या क्या करें, या क्या करें, या क्या करें, इसको एक्सेप्ट करें. यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि टाइम अगर एसेंस है, अगर टाइम एसेंस है तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है? और अगर वो टाइमली डिलीवरी नहीं करता, टाइम एसेंस नॉट डिलीवर्ड ऑन टाइम, तो क्या मेरे पास ऑप्शन है जी? क्या करूं मैं इसको? रिसेंड करूं, रिसेंड करूं या फिर एक्सेप्ट करूं? रिसेंड करूं या फिर एक्सेप्ट करूं? बताएं. वॉइडेबल तो है ना? वॉइडेबल, वॉइडेबल ये होता है कि मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं या रिसेंड कर सकता हूं. रिसेंड करूंगा तो क्या होगा? रिसेंड करूंगा तो क्या होगा? मैं कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम फॉर व्हाट? लॉस सफर ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट. लॉस सफर ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट. डैमेजेस किसे कहते हैं? डैमेजेस कितना? चलें, डैमेजेस को डिफाइन करते हैं. शायद मैंने पहले ही बताया था, डैमेजेस इज इक्वल टू एक्चुअल लॉस. लिखवाया था कहीं? लिखवाया था ना? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, सिग्नल रेड है और आप रेड सिग्नल क्रॉस करते हैं, डैमेजेस पे करेंगे? डैमेजेस पे करेंगे? क्या डैमेजेस होंगी? हाँ, डैमेजेस के बारे में लिखें, डैमेजेस आर नॉन प्यूनिटिव. ओ मुश्किल लफ्ज हो गया. नॉन पनिशमेंट. प्यूनिटिव कहते हैं पनिशमेंट को, नॉन प्यूनिटिव, नॉन पनिशमेंट. डैमेजेस जो है वो पनिशमेंट नहीं है. पनिशमेंट कब मिलती है? जब आप क्या करते हो? रूल्स की वॉयलेशन करते हो. क्या करते हो जब आप? जब रूल्स की वॉयलेशन करते हैं. रेड सिग्नल क्रॉस करना, बताएं क्या आपका उस वहां पे वार्डन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? तो कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस होती हैं, हमेशा याद रखिएगा. और जब आप लॉ की खिलाफ वर्जी करते हैं तो फिर क्या होगा? पनिशमेंट. फाइन कहते हैं इसको, पनिशमेंट.
ठीक है, तो वो डैमेजेस नहीं होंगे, ठीक है, वो डैमेजेस नहीं होंगे। तो डैमेजेस क्लियर हो गए ना, डैमेजेस क्या होते हैं? डैमेजेस जितना आपका एक्चुअल नुकसान हुआ होता है। इसकी एग्जांपल मैं पहले दे चुका हूं कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया और उसने कहीं और से कोई चीज का इंतजाम किया, तो उस अरेंजमेंट में अगर उसे एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ी तो दिस इज हिज डैमेजेस, तो वो क्लेम कर सकते हैं आप। अब क्या हमें डैमेजेस और एक्चुअल लॉस क्लियर हो गया ना? शाबाश, ठीक है, हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। हमें डैमेजेस का पता होना चाहिए। डैमेजेस ही एक्चुअल लॉस, डैमेजेस कितनी होंगी? एक्चुअल लॉस के बराबर। कहीं पे लफ्ज एक्चुअल लॉस आ रहा हो ना कि एक्चुअल लॉस क्लेम करो, इसका मतलब होगा डैमेजेस क्लेम करो। कहीं पे लफ्ज डैमेजेस लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा कि आप कितना लॉस क्लेम कर सकते हैं? जितना एक्चुअली आपने बेयर किया है। ओके, ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? ओके, तो बताएं शाबाश, अब रिसेंट किया हमने तो क्या करें? रिसेंट किया तो रिसेंट के केस में क्या करें अब जी? रिसेंट किया तो रिसेंट के केस में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट कैंसल, कॉन्ट्रैक्ट कैंसल और क्लेम डैमेजेस, क्लेम नुकसान। अच्छा, और अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, लेट एक्सेप्टेंस करते हैं, आगे नहीं लिखा होना चाहिए था विद डैमेजेस, ये नहीं होना चाहिए था। ये तो क्लियर हो गया ना कि फिर एक्सेप्ट भी करो और डैमेजेस क्लेम करो। अच्छा, जब एक्सेप्ट कर लेते हो तो क्या कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है? लेटली उसने हमारा पिज्जा डिलीवर किया, 1 बजे डिलीवर किया, हमने 12 बजे ऑर्डर किया था, 1 बजे डिलीवर किया, या केक अगले दिन आ गया, अगले दिन आ गया, अगले दिन आके आपने एक्सेप्ट कर लिया, बताएं सब, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया? नहीं, प्रोमिसी में एक्सेप्ट लेट डिलीवरी एंड स्टिल क्लेम डैमेजेस, स्टिल क्लेम डैमेजेस, but only if notice is given to the promiser at the time of accepting late performance। ये बहुत अहम है, ये बहुत अहम है। आपको ये तो याद रहेगा कि लेट डिलीवरी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप ये भूल जाएंगे, आप ये भूल जाएंगे, भूलेंगे ना इंशाल्लाह? नहीं नहीं नहीं, आप वो स्टूडेंट नहीं है, आप तो रिवाइज करते हैं, आप तो अच्छे बच्चे हैं। फिर से बताएं शाबाश, अगर लेट डिलीवरी हमने एक्सेप्ट कर लिया तो हाँ, बताएं सब कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट रीमेन, नो 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 नो, कैसे वर्डेबल? ओके, रिमेन इन फोर्स और क्लेम डैमेजेस, डैमेजेस, डैमेजेस आगे क्या लिखूं? ओनली इफ, ओनली इफ, शाबाश, ओनली इफ नोटिस एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस was given। रहे थे उस वक्त आपने उसको कॉल की हो, भाई मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूं लेकिन मैं इसको डिलीवरी के चार्जेस नहीं दूंगा, या आपने डैमेजेस क्लेम किए ना? ये डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं आप। अब कुछ हमें बात समझ आई? फिर से बताएं शाबाश, अगर टाइम स्पेसिफाइड है तो स्पेसिफाइड टाइम में हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो रीजनेबल टाइम। तो रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम का रूल बताइएगा शाबाश। सेम डे और नो रीजनेबल कैसे हुआ फिर सेम टाइम? विद इन बिजनेस आवर्स। क्या बिजनेस आवर्स कौन से होते हैं? बिजनेस आवर्स कौन से होते हैं? वर्किंग आवर 9 to 5 है। ये 9 to 5 का मतलब क्या होता है? सुबह 9 से 5। आप 9 से 5 ही इसका मतलब लेने बेशक। शाबाश, ये इसका मतलब होता है हफ्ते में 5 दिन और ये 9 घंटे।
अब 9 घंटे हर मुल्क के क्या सुबह 9 से शाम 5 के शुरू होते हैं? नहीं। अब ये चूंकि पाकिस्तानी लॉ है, क्या पाकिस्तान में बिजनेस आवर 9 to 5 है? यस 9 to 5 है, इसलिए मैंने कहा आप ये मतलब भी ले सकते हैं, ये मतलब। लेकिन वैसे 9 to 5 का मतलब ये होता है हफ्ते में 5 दिन और 9 घंटे। लेकिन हमारे चूंकि पाकिस्तान में सारे बिजनेस तकरीबन 9 to 5 होते हैं। हाँ, अगर कोई जो है वो रात को हो तो, रात का बिजनेस हो तो, रात को भी कोई बिजनेस होते हैं। एग्जाम्पल, हाँ, कॉल सेंटर वाले रात को काम करते हैं। हाँ, तो उनके लिए इसका मतलब है कि बिजनेस आवर इनके डिफरेंट है, तो इसलिए मैंने दोनों मतलब इसके बताए हैं। ठीक है, ऐसे सवाल नहीं पूछते आप, वो बात क्यों पूछते हो? हम तो बताने के काबिल नहीं है। आर्टिकल्स के रूल डिफरेंट है, उसके लिए कोई रूल्स नहीं है। ओके, ये क्लियर है? इफ टाइम इज एसेंस, क्लियर है ना? कोई मसला तो नहीं इधर? इफ टाइम इज नॉट एसेंस, इफ टाइम इज नॉट एसेंस, सी टाइम इज नॉट एसेंस, तो बस ठीक है ना, तो टाइम इज नॉट एसेंस तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म बस। टाइम इज नॉट एसेंस का मतलब यह है कि टाइम ज्यादा एसेंशियल नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब यह कि हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट अभी भी क्या है, ओपन है, अभी भी वैलिड है। दिस मींस डिले डज नॉट एंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली, बट क्या होगा, द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिन्यूज, कॉन्टिन्यूज, अंडरलाइन करें साबस, अंडरलाइन करें, डबल अंडरलाइन करें, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिन्यूज। टाइम एसेंस नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिन्यूज। जरूरी नहीं था ना टाइम, नहीं तो स्पेसिफाई करता वो। शाबाश, तकरीबन मिलते जुलते रूल्स। बट द इंजर्ड पार्टी में स्टिल क्लेम कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन फॉर द डिले। कितना कॉम्पनसेट? राइट टू क्लेम damages, promise he can claim damages for the loss caused by the delay or contract remains valid। तो टाइम इज नॉट एसेंस का रूल क्या है? आसान है, और बताएं शाबाश वो क्या है? कैलकुलेट, हाँ, डैमेजेस कैलकुलेट कैसे होंगे मैं बताऊंगा कैसे कैलकुलेट होंगे। ये देखिएगा, वैलिड है ना, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, और क्या होगा, क्लेम, क्लेम कंपनसेशन या डैमेजेस। डैमेजेस बहुत मुश्किल था ना ये कॉन्सेप्ट, तो नहीं, आसान था ये, पता नहीं क्यों स्टूडेंट को मुश्किल लगता है ये। जब केस स्टडी आती है तो फिर उनसे नहीं होता। हाँ, क्योंकि इसमें देखते नहीं है कि टाइम एसेंस है नॉट एसेंस है, और अगर एसेंस है तो उसने डिलीवर किया कि नहीं किया, और अगर किया तो फिर कोई मसला नहीं है, नहीं किया तो इसका मतलब वॉइडेबल है। वॉइडेबल का मतलब होता है या तो इसको रिसेंड कर सकते हैं आप, और या इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपको ये भी पता था कि चलो एक्सेप्ट कर लिया उसने, एक्सेप्ट में आप फौरन कह देते हो एक्सेप्ट कर लो, कॉन्ट्रैक्ट रिमेन इन फोर्स, क्लेम डैमेजेस, बस। हाँ, फिर एग्जामिनर कहता है ये किसने लिखना था, ये किसने लिखना था। हमने तो हम इनिशियलाइज को ये लिखेंगे, भूलेंगे तो नहीं ना, भूलेंगे तो नहीं ना। ये क्या है, चलो ये नहीं, अब आपको ये देखना ही नहीं कब टाइम एसेंशियल है कब नहीं है, वो मैंने बता दी। ये है टाइम इज व्हेन टाइम इज एसेंशियल, व्हेन टाइम इज नॉट एसेंशियल। ठीक है, तो आपने केस टू केस अब नहीं देखना, वो हमने बता दिया। सीधा इधर आए, एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, delivery of ordinary goods where no, if a car promised on 1st May is delivered on, तो अगर आपका भी दिल नहीं कर रहा डिलीवर करने का कि मैं बाद में कर दूंगा, तो ये कोई बात नहीं हुई। ठीक है, the time become essential to the contract when the intention of parties is that contract must be performed at
अदरवाइज प्रॉमिस ही ओके वर्डेबल है ना, तो उसमें लिखा होता है ना वर्डेबल। एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन टाइम इज एसेंस, टाइम इज एसेंस। इन सारी एग्जाम्पल्स में टाइम क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताएं साबस, अगर एग्रीड टाइम पीरियड पे वो काम परफॉर्म नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। ठीक है, ये वो सारी एग्जाम्पल है। अगर इनमें आप टाइमली डिलीवरी नहीं भी करते तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, तब भी कोई मसला नहीं है। एग्जाम्पल, फ्लैग इज ऑर्डर फॉर इंडिपेंडेंस डे। इस बार की 14 अगस्त 15 अगस्त को मनाई जाएगी, तो फ्लैग 15 अगस्त को दे देंगे जी। बर्थडे की एक डिलीवरी ऑन स्पेसिफिक डेट है ना, टाइम्स एसेंस है कि नहीं। इवेंट डेकोरेशन ऑन फिक्स सेलिब्रेशन डेट। गुड्स रिक्वायर्ड फॉर एग्जीबिशन ऑन अ स्पेसिफिक डेट। बताएं एग्जीबिशन के बाद अगर चीजें आती हैं तो फिर कोई फायदा नहीं। सीजनल गुड्स नीडेड बिफोर सीजन या आफ्टर सीजन। रॉ मटेरियल आप बताएं सबस, प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले, यानी बिरयानी बनाने से पहले आपको चावल चाहिए या बिरयानी पहले बना लेंगे उसके बाद फिर चिकन डालेंगे। एनी कॉन्ट्रैक्ट वेयर पार्टीज एग्रीड दैट टाइम विल बी एसेंस। ये उसने इसके बाद फिर आजाद अपनी लिए ये लाइन लिखी हुई है कि हम अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये बातें तो हमें पहले से पता थी। इसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं? हाँ, शूज वाली एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक, वेल डन वेल डन। इफ अ कार प्रॉमिस ऑन 1 मई इज डिलीवर्ड, अब तेरी मेहरबानी 9 मई को नहीं, जो कर लो 9 मई नहीं, छुट्टी होती है ना। चलें, बहुत मासूम है। 9 मई के जिनको नहीं पता, 9 मई को क्या हुआ था? यस, ये वही 9 मई है। कुछ नहीं हुआ था। नो मई हमारे तो बड़े छोटे सभी स्टेज पे खड़े हो गए कि सबसे पहले शुरू यहां से करते हैं। 9 मई में ऐसे हुआ था। यह हमारा मुल्क की जो आज सूरत हाल है ना, ये 9 मई की वजह से है। आपका अगर पेपर पास नहीं होता, खुदा न खासा 9 मई की वजह से होगा। धरना नहीं था, वाह, यस, ये वही है। अच्छा भाई, टाइम ही सिर्फ जरूरी है या कहां पे परफॉर्म करना है ये भी जरूरी है? एग्जैक्टली टाइम की तरह ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि डिलीवरी की परफॉर्मेंस की जगह क्या होगी। आपने कोई परफॉर्मेंस देनी है, परफॉर्मेंस की जगह क्या होगी? कहीं भी जाके परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए भी कुछ शराइतें हैं, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। बताएं साहब, टाइम की तरह नॉर्मली क्या होगा? प्लेस should also be agreed in a contract. If no place is mentioned, shabash, no place is mentioned, a reasonable place. The promisor should ask the promisee to appoint a reasonable place. अगर नहीं है ना, याद रखे रूल, अगर तो टाइम प्लेस स्पेसिफाइड है तो स्पेसिफाइड प्लेस पे आप डिलीवर कर दो। अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो अपनी मर्जी से कोई रीजनेबल प्लेस आप कंसीडर नहीं कर सकते। तो अपनी मर्जी से करूंगा तो मैं तो घर के पास जो है वो डिलीवर कर दूंगा, मैं बस छोड़ दूंगा। बिजनेस वाली चीज है, उसके घर पे डिलीवर कर दो। मैं यही अज्यूम कर रहा था, नहीं भाई, गोदाम के पास भी तो छोड़ सकते थे चीजें। तो हम अपनी मर्जी से रीजनेबल प्लेस डिफाइन नहीं कर सकते। रीजनेबल प्लेस के लिए उससे पूछना पड़ेगा। द प्रोमिसर शुड आस्क द प्रोमिसी टू, कि बताओ हमें रीजनेबल प्लेस बताओ। बताएं फिर से शाबाश, अगर रीजनेबल प्लेस मेंशन्ड है तो उसी जगह पे हमने डिलीवरी परफॉर्म करनी है। अगर कोई रीजनेबल प्लेस मेंशन नहीं है तो प्रोमिसर प्रोमिसी से पूछेगा। क्या पूछेगा?
कि मुझे कोई रीजनेबल प्लेस बताओ कहां पे इसको डिलीवर करवाना है, एंड परफॉर्म द प्रॉमिस देयर। अब रीजनेबल लोकेशन बताइएगा। A promisee must select a reasonable place such as shop, warehouse or business premises, business premises पे। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसने रीजनेबल लोकेशन हमें क्यों बताई? वो तो हम उससे पूछ लेंगे ना, वो बता देगा, तो जो बताएगा तो उस पर डिलीवर करवा देंगे। नहीं नहीं, रिस्पॉन्ड तो देगा, रिस्पॉन्ड करेगा तो फिर ही होगा ना। ये भी तो वो कह सकता है कच्चे के इलाके में डिलीवर कर दो, हाँ चांद पे डिलीवर कर दो, ये मेरी एग्जांपल थी, चांद पे डिलीवर कर दो। आप पॉसिबल है, हम कर देंगे चांदनी चौक पे डिलीवर। दुबई डिलीवर कर दो, दुबई चौक भी है, कर देंगे डिलीवर, हमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ, लॉ ने रीजनेबल लोकेशन, वो इसका कि ये ना हो कि वो इसको क्या करें कि रिजेक्ट ही कर दें, कोई ऐसी जगह बता दें जो हमारे लिए पॉसिबल ही ना हो। तो बताएं सबस, क्या अब हम परफॉर्मेंस दे सकते हैं? तो जब हम परफॉर्म ही नहीं कर सकते तो वो क्या करेगा? कंपनसेशन दो, कंपनसेशन दो। ऐसे भी तो कर सकता है कि वो हमें लोकेशन को ऐसी बता दें जिधर हमारे लिए जाना पॉसिबल ही ना हो, तो फिर कहेगा आपने चूंकि परफॉर्मेंस नहीं दी तो आप कंपनसेट करो मुझे, तो हम कंपनसेशन जो है वो फिर इस तरह पे नहीं करेंगे। तो लॉ ने रीजनेबल लोकेशन या रीजनेबल प्लेस में डिफाइन कर दिया है कि रीजनेबल प्लेस या तो शॉप, वेयर हाउस या बिजनेस प्रेमिसेस के आसपास जो है वो हो सकते हैं जहां पे आपके ऑपरेशंस चल रहे हों। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन? बहुत आसान सी बातें हैं लेकिन याद रखने वाली हैं, याद रखने वाली। थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया ना तो समझो केस स्टडी आपकी गई। क्या हो अगर promisee refuses to accept goods on the due date? If a promiser, yes, consequences. If a promiser makes a valid offer of performance, valid offer of performance किसे कहते हैं? प्रोमिसर क्या कर रहा है? वैलिड टेंडर, शाबाश। एंड द प्रोमिसर गेट्स, अब क्या क्या राइट्स है? अब क्या क्या राइट्स है? ना 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 ना, अब आप देखेंगे, अब दो सिचुएशन है, अब दो सिचुएशन, आजा आप देखें, टेंडर है ना, टेंडर किसे कहते हैं? टेंडर ऑफ गुड्स अगर है, अगर यह टेंडर ऑफ गुड्स तो रूल कुछ और है। अगर टेंडर ऑफ मनी है तो फिर रूल कुछ और है। तो टेंडर में फर्दर दो, टेंडर ऑफ गुड्स, टेंडर ऑफ मनी। ये भी आसान, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। गुड्स है, उसने कहीं पे डिलीवर करनी थी, टाइम स्पेसिफाइड, प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है, तो क्या करें? रीजनेबल लोकेशन पे डिलीवर कर दें, रीजनेबल लोकेशन पे डिलीवर कर दें। अगर उसने लोकेशन पे डिलीवर करना चाहिए लेकिन क्या किया, प्रॉमिसी रिफ्यूज करता है। इफ टेंडर ऑफ गुड्स रिफ्यूज्ड, डिस्चार्ज ऑफ, कौन अपनी लाइबिलिटी से, लाइबिलिटी किसकी डिस्चार्ज हो गई? प्रोमिसर की लाइबिलिटी डिस्चार्ज है, प्रोमिसर की लाइबिलिटी डिस्चार्ज। कॉन्ट्रैक्ट, प्रोमिसर इज फ्री फ्रॉम ऑब्लिगेशन टू डिलीवर अगेन। अब बताएं सबस दोबारा डिलीवर करेगा? नहीं, दोबारा डिलीवरी नहीं देगा दोबारा। अब एग्जाम में जो है ना, ये आपको ये वाला एरिया थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा। सबसे पहले रूल क्या है, मुझे रूल बताएं। अगर प्लेस स्पेसिफाइड है तो, अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो, रीजनेबल प्लेस से क्या मुराद है? रीजनेबल प्लेस क्या, रीजनेबल प्लेस कैसे मुझे पता चलेगा? प्रोमिसर पूछेगा, प्रोमिसर आस्क फॉर रीजनेबल प्लेस, प्रोमिसी को मैसेज करता है, पूछता है, कंफर्मेशन लेता है कि मुझे बताओ कहां पे डिलीवर करना है, फिर तो वो बताएगा। ओके, अब कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या है कि अगर प्रोमिसर रिफ्यूज करता है टू एक्सेप्ट डिलीवरी, तो उसमें फिर दो सूरतें हैं। अगर ये गुड्स है तो, अगर गुड्स है तो प्रोमिसर ने वो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दे दी, यानी उसने कोशिश तो की है ना,
उसने कोशिश की लेकिन प्रोमिसर रिफ्यूज करता है, तो लॉ कहता है प्रोमिसर दोबारा डिलीवरी नहीं देगा। प्रोमिसर जो है वो उसकी लायबिलिटी, वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया। प्रोमिसर इज फ्री फ्रॉम द ऑब्लिगेशन टू डिलीवर अगेन, दोबारा डिलीवर नहीं करेगा वो। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसर या प्रोमिसी? सोच सोच के बताएं, प्रोमिसर प्रोमिसी? प्रोमिसर क्यों? हाँ शाबाश, उसने तो अपना वादा फुलफिल किया ना। प्रोमिसर में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसेंट का मतलब इफ रिसेंटेड क्या होगा? बोथ पार्टीज मस्ट एनी बेनिफिट्स ऑलरेडी, अगर कोई बेनिफिट्स हम रिसीव कर चुके हैं तो लेना देना क्या हो जाएगा? वापस होगा कि नहीं होगा? ओके। और बताएं शाबाश, डैमेजेस हम क्लेम कर सकते हैं। कौन? हमसे मुराद कौन? प्रोमिसर या प्रोमिसी? परफॉर्मेंस किसने दी है? प्रोमिसर ने। खर्चा किसका हुआ होगा? क्लेम कौन करेगा? प्रोमिसर में क्लेम डैमेजेस एंड रीजनेबल कंपनसेशन फॉर वर्क ऑलरेडी कंप्लीटेड। ठीक है, भूलेगा तो नहीं है? ये टेंडर ऑफ गुड्स है, ये टेंडर ऑफ गुड्स है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन सा? टेंडर ऑफ मनी। टेंडर ऑफ मनी, इफ टेंडर ऑफ मनी रिफ्यूज्ड, भाई पैसे से भी कोई इनकार कर सकता है क्या? मुझे पैसे ना दो, क्यों नहीं? एग्जाम्पल भूल गए आप? हाँ, डकैत के सामने पैसे दे रहा था, डकैत के सामने। पहले मुझसे कह रहे थे मेरे पैसे दो, 3-4 सालों से कह रहे मैं कहीं जा रहा हूं क्या, दे दूंगा ना पैसे। अब अचानक से जब डकैत आ गए तो कहता ले लो पैसे, ले लो पैसे। बताएं क्या हम रिफ्यूज कर सकते हैं? रिफ्यूज नो, कर सकते हैं रिफ्यूज। अच्छा, जब हमने रिफ्यूज किया तो गुड की तरह दोबारा डिलीवरी नहीं देगा? देगा, क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? प्रोमिसर स्टिल हैज टू पे द मनी, कंटिन्यूड लायबिलिटी। हमने पैसों से रिफ्यूज किया है, फिर भी वो मुझे पैसे दे रहा है। और अक्सर ऐसे भी होता है, आपने सुना होगा कि मुझे कैश ज्यादा ना दे क्योंकि मैंने जिस इलाके से गुजरना है वो थोड़ा रिस्की है, तो वहां भी वो रिफ्यूज करता है, कहता है चलो ठीक है फिर किसी और टाइम ले लेना। अच्छा, और ये भी आपको पता है कि जहां भी पैसे इन्वॉल्व होते हैं और डिले की सूरत में फिर इंटरेस्ट भी होता है, तो बताएं शाबाश, क्या इंटरेस्ट हम ले सकते हैं? नो इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट। प्रोमिसर इज नॉट लायबल टू पे इंटरेस्ट कॉज्ड बाय रिफ्यूजल। अब चूंकि डिले हो गया तो डिले पे तो इंटरेस्ट होगा, तो इंटरेस्ट होगा तो वो रिकवर नहीं करवा सकते हम। फिर से बताएं शाबाश, कौन सा कॉन्सेप्ट था हमारा? टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में बताएं शाबाश, टाइम जो है वो जरूरी होता है लिखना जी, स्पेसिफाइड होता है। अगर स्पेसिफाइड टाइम है तो शाबाश, तो एग्रीड टाइम में परफॉर्मेंस देनी है। अच्छा, अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो नॉट मेंशन, तो रीजनेबल टाइम। रीजनेबल बताएं शाबाश, शाबाश, रीजनेबल क्या होगा? बिजनेस आवर्स होते हैं रीजनेबल, ये बिजनेस आवर्स होंगे। ओके, कंपनी लॉ में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ये। बिजनेस से रिलेटेड नहीं है? नहीं, बिजनेस आवर्स से मुराद वो बिजनेस आवर नहीं, बिजनेस आवर्स से मुराद जैसे आप कोई चीज ऑर्डर करते हैं तो फिर आपको क्या मैसेज आता है? कितने वर्किंग डेज में आपको ये चीज मिल जाएगी, ऐसी होता है ना। ये वर्किंग डेज से क्या मुराद होता है? अगर आप घर बैठे हो, आप कोई वर्क नहीं कर रहे, तो आप उसे कहो मैं तो वर्क नहीं कर रहा, तो आप मुझे तो मिलेगी नहीं ये चीज। तो जब वर्क करेंगे उसके लिए क्या नहीं, बिजनेस आवर्स से मुराद जिसमें ये काम हो रहे होते हैं, यानी 9 to 5 आपको पता है कि ऑफिशियल आवर्स है, ऑफिस आवर्स होते हैं ये। ओके, शाबाश जी। हाँ, टाइम इज एसेंस जी, और नॉट एसेंस। अगर एसेंस है तो इसके रूल बताए ना। और डायरेक्ट वॉइडेबल, डायरेक्ट वॉइडेबल। टाइम एसेंस है और उसने विद इन टाइम परफॉर्मेंस, शाबाश, परफॉर्मेंस नहीं दी तो फिर क्या है शाबाश? वॉइडेबल है। वॉइडेबल हमारे पास दो ऑप्शन है,
रिसेंड कर सकता है, रिसेंड करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, कैंसल, खत्म, डैमेजेस क्लेम करो, या क्या करो, इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट स्टिल कंटिन्यू, बिल्कुल शाबाश, स्टिल कंटिन्यू, और क्लेम डैमेजेस ओनली इफ नोटिस वर गिवन एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, कि भाई आपने लेट डिलीवर किया तो हम आपसे कंपनसेशन क्लेम करेंगे। ओके, टाइम नॉट एसेंस, शाबाश, कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, और हाँ हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। आप भूल गए थे ना ओनली इफ वाली बात, भूल गए थे ना आप लोग। प्लेस, प्लेस बताएं, शाबाश, स्पेसिफाइड है तो मसला कोई नहीं, तो मसला कोई नहीं, ये दो जो है वो आपको पता है कि इसमें कोई मसला नहीं, मसला इधर आता है, नॉट स्पेसिफाइड, नॉट स्पेसिफाइड, तो आप क्या करें, हाँ आस्क, आस्क प्रोमिसी, शाबाश, फॉर बट रीजनेबल प्लेस, और रीजनेबल प्लेस क्या होना चाहिए, शॉप, वेयर हाउस और बिजनेस प्रेमिसेस, बिजनेस प्रेमिसेस, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब बताएं, अगर तो उसने परफॉर्मेंस दे दी है लेकिन प्रॉमिस ही ने रिजेक्ट की है, और रिजेक्शन के केस में अगर ये चीजें थी, ये गुड्स यानी ये टेंडर ऑफ गुड्स है, तो फिर इस सूरत में क्या होगा, शाबाश, डू नॉट डिलीवर अगेन, ऐसी है ना, हम उसके नौकर नहीं है, दोबारा इसको डिलीवर करेंगे जी। वॉइडेबल है द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर, और तीसरी बात क्या लिखी हुई थी, हाँ क्लेम डैमेजेस, शाबाश बच्चों, अब डैमेजेस क्लियर हो गया ना, अब जी। और अगर टेंडर ऑफ मनी है तो उस सूरत में लायबिलिटी कॉन्टिन्यू का मतलब क्या है, शाबाश, अगर उस वक्त उसने रिफ्यूज किया तो आपको बाद में, और नो, नो इंटरेस्ट, आप क्लेम नहीं कर सकते, आप क्लेम नहीं कर सकते। कितना मुश्किल था ये टॉपिक, कितना मुश्किल, प्रॉमिसर अपनी एप्लीकेशन परफॉर्म करे, प्रॉमिस ही एक्सेप्ट ना करे, दूसरा केस क्यों नहीं है, कौन सा, प्रॉमिसर अपनी एप्लीकेशन परफॉर्म ही ना करे, तो वो तो ब्रीच है, तो ब्रीच में पढ़ लिया था हमने, हाँ तो ब्रीच में यही था ना, अगर प्रोमिसर परफॉर्म नहीं करता तो वो तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा आप लोगों ने ना कोशिश ये करनी है, सबसे पहले एंगल को देखें किस एंगल से होगा। अगर मैं कोई काम नहीं करता, अगर मैं कोई काम नहीं करता तो आप सीधे जाओ मेरे खिलाफ कोर्ट, तो फिर तो मसला कोई नहीं। यानी फॉर एग्जांपल मैं क्लास में नहीं आता, सीधा प्रिंसिपल साहब के पास चले जाएं, मैं क्लास में आता हूं, प्रिंसिपल साहब के पास अभी नहीं जाना आपने, मैं आ गया ना प्रिंसिपल साहब, अब आप ये कर सकते हैं, प्रिंसिपल साहब के पास चले गए, सर क्लास में क्यों आए, मैं क्लास में आता हूं और यहां पे आके आपको पट्टियां पढ़ाता हूं, अब बताएं शाबाश, अब आपके पास ऑप्शन है दो, या तो आप एक्सेप्ट करें कि चलो कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हैं, या फिर आप क्या करें, इसको रिसेंड करें कि नहीं हमने फीस पट्टियों के लिए नहीं दी, वो तो हमारा साथ वाला। ठीक है, तो उसमें आपके पास ऑप्शन होती है, यस जी, हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 जी। इसकी तस्वीर लेंगे, ये मुझे दे, इधर दिखाएं, इधर से तो नहीं आएगी ना तस्वीर सही, ओ 1 सेकंड, ये ले, ओके चले, ये तस्वीर सही आई है, ओके
दूसरा भी देख लें, ये लें, ये भी देखें। टाइम वाला भी हो गया आपका, ये हो गया प्लेस वाला, ठीक है। जिसने बुक, मुझे ये बताइए लफ्ज इससे पहले कौन से चैप्टर, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। अगर आपको पता है तो आप हाथ उठाएं, मैं फिर आपसे पूछूंगा। ये कौन से चैप्टर में आया था, कौन सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव था और इसका मतलब क्या है? जी पहले आपने हाथ खड़ा किया। चैप्टर नंबर 5 में था लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, कौन सा था हमारा? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट था। अच्छा, तो क्या था, इसका मतलब क्या है? के डिफरेंसेस में था, शाबाश। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कहते किसे हैं जी? उसकी डेफिनेशन लिखी हुई थी ना ब्रैकेट में। यस, मैंने उसके साथ लिखवाया था। मैं दिखाऊंगा। 100 रुपए हम आपसे लेंगे, फिर अब हम 100 रुपए आपसे लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ था रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, इधर वेजरिंग के बारे में कुछ था, इधर कॉन्टिंजेंट के बारे में ब्रैकेट में यहाँ पे डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है। अगर लिखी हुई तो हम आपसे 100 रुपए लेंगे, अगर ना लिखी हुई तो मैं आपको 500 रुपए दूंगा। मैं कैलकुलेटेड रिस्क लेता हूँ, मैं बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेता हूँ। आपको क्या लगता है मैं होमवर्क नहीं करके आया? मैं देख के आया हूँ पूरा। हाँ, मैं अगला भी देख के आता हूँ। उसकी डेफिनेशन लिखी हुई थी, प्रॉमिस दैट फॉर्म कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, ये लिखा हुआ था। हाँ बताया था मैंने चैप्टर का नाम भी लिखवाया था और नंबर लिखवाया था, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 भी लिखवाया था। लेफ्ट साइड पे आपने लिखा होगा ना, लिखा हुआ दिखाएं मुझे। हाँ ये देखे ना, डेफिनेशन भी लिखी हुई है। ईच प्रॉमिस इज कंसीडरेशन फॉर द फॉर्म, कंसीडरेशन फॉर द अदर्स। मैंने सेपरेट 100 रुपीज ऑलरेडी इसके लिए रखे हुए थे, मुझे पता नहीं ये सवाल मैंने पूछना है और सवाल ही मेरा यही था। चलें, रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। ये रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कौन से होते हैं? प्रॉमिस दैट फॉर्म कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। बताएं शाबाश, कंसीडरेशन फॉर ईच अदर का मतलब एक दूसरे ने बदले में कुछ पे करना हो और एक दूसरे को बदले में कुछ मिलना हो। हाँ, समथिंग इन रिटर्न जो था, समथिंग इन रिटर्न जो था, शाबाश। In simple words, one party promise to do something and the other party also promise to do something in return. Example, हाँ मशहूर एग्जाम्पल हमारी, मशहूर एग्जाम्पल बाइक वाली एग्जाम्पल, बाइक वाली मशहूर एग्जाम्पल हमारी। मैंने कब कहा कि ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा? बताता हूं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा। बी मुझे बताएं शाबाश, ये कब पे करेगा कंसीडरेशन कैश, कब पे करेगा? और ये बाइक क्यों देगा? क्योंकि उससे पैसे मिलने हैं। बताएं शाबाश कब देगा? जब इसको, तो इसका मतलब है कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। तो बताएं शाबाश बी का ये प्रॉमिस कॉन्टिंजेंट ऑन ए है कि नहीं? तो एक दूसरे के ऊपर कॉन्टिंजेंट होता है। रेसिप्रोकल जी, हाँ एक दूसरे के कॉन्टिंजेंट होते हैं ना ये। कह सकते हैं हमने जबरदस्ती क्रिएट किया। अब रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस का बताना है ना, अभी तो मैंने शुरू किया, अभी तो मैं एग्जांपल आगे दूंगा। अभी तो सिर्फ ये कंसीडरेशन फॉर ईच अदर की बात हो रही थी ना, अभी तो रूल्स हमने पढ़े नहीं, अभी तो आपके सामने जो है वो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस खुले नहीं है, अभी तो सिर्फ कंसीडरेशन फॉर ईच अदर की बात हो रही है ना। आपको पता है मेरी आदत है कि मैं पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर बिगर पिक्चर दिखा देता हूं आपको।
या तो मैं ऐसे करूं, पहले एक बड़ी एग्जाम्पल आपके सामने रखूं और इसमें एक एक चीज बताऊं, फिर हम इधर आ जाए, वो भी एक ऑप्शन है। लेकिन ऐसे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, आपको बात पूरी समझ आ जाएगी। पढ़ाने के ना 2 रूल्स हैं कि मैं आया और आके लेक्चर दिया, आधा पौना घंटा 1 घंटा जो है वो बिल्कुल आपको ना सवाल का मौका दिया और ना हमने आपस में कोई बात की। जब डिस्कशन नहीं होगी तो लॉ आपको समझ नहीं आएगा, तो आप कहेंगे वाह 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 वाह, सर तो वकीर कर दिए, जो खुतबा सर ने दिया ना आज कमाल ही हो गया, तो वो आपको मजा तो आ जाएगा। लेकिन अंडरस्टैंड, हाँ, घर जाके जो है वो आप कहेंगे ये कहाँ लिखा हुआ था, ये कहाँ है। तो यहां पे मैं एक एक लफ्ज खुद पढ़ता हूं ताकि आप लॉ में किसी गलत या मुश्किल लफ्ज का शिकार ना हो कि ये अब लफ्ज आ गया तो इसका क्या मतलब होगा। ठीक है, तो मैं एक एक लफ्ज जो है वो खुद पढ़वाता हूं। मुझे पता है जितना आप लोग पढ़ने वाले हैं, ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे भी ऐसे करते हैं। ठीक है, चलें जी, रूल्स रिगार्डिंग। सो इसलिए मैं एक एक लफ्ज जो है वो खुद पढ़ाता हूं और कॉन्सेप्ट छोटे छोटे बताने के बाद फिर बताता हूं कि ये अब कंप्लीट हो गया। ठीक है, चले, यहां तक कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? नहीं, मैं क्यों पढ़ाऊं? हाँ हाँ, तो हम कौन सा टेक्स्ट के लेक्चर तक पढ़ते हैं? ठीक है, ये तो सिर्फ अफवाह है कि हम लेट छोड़ते हैं, मैं लेट छोड़ता हूँ मैं। हाँ जी, ठीक है जी, चले आज का लेक्चर ये ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।